संघर्ष जितना बड़ा करोगे उतनी ही बड़ी जीत हासिल होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग डॉक्टर मनीष रंजन जी का NCERT सार संकलन को देखेंगे, जिसमें विश्व का भूगोल को पढ़ेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। और जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो वे लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी इस यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को और देखते हैं सही महत्वपूर्ण बिंदुओं को। और आज की सेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रह्मांड को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है, संपूर्ण अंतरिक्ष और उसमें स्थित सभी प्रकार के द्रव्य व ऊर्जा ही सामूहिक रूप से ब्रह्मांड कहलाते हैं। संपूर्ण अंतरिक्ष और उसमें स्थित सभी प्रकार के द्रव्य व ऊर्जा ही सामूहिक रूप से ब्रह्मांड कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि शामिल हैं का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि शामिल है का अध्ययन किया जाता है। आगे है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। इसमें दे रखा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। आइए देख लेते हैं। पहला है गैसीय परिकल्पना। ये जो गैसीय परिकल्पना है इसका सिद्धांत कांट के द्वारा दिया गया था और यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। गैसीय परिकल्पना का सिद्धांत कांट के द्वारा दिया गया था और यह सिद्धांत जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। आगे कह रहा है निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत ये लाप्लास के द्वारा दिया गया था, इसको आपने याद रखना है। निहारिका परिकल्पना लाप्लास के द्वारा दिया गया था। अगला है ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत। तो ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था चैम्बरलिन एवं मोल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? चैम्बरलिन एवं मोल्टन के द्वारा ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत दिया गया था। आगे है द्वैतारक परिकल्पना। तो द्वैतारक परिकल्पना का सिद्धांत ये दिया गया था रसेल के द्वारा। किसके द्वारा? रसेल के द्वारा दिया गया था द्वैतारक परिकल्पना। आगे है सुपरनोवा परिकल्पना। तो सुपरनोवा परिकल्पना ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था हॉले एवं लिटलिटन के द्वारा। किसके द्वारा? हॉले एवं लिटलिटन के द्वारा सुपरनोवा परिकल्पना का सिद्धांत दिया गया था। आगे है निहारिका मेघ परिकल्पना। तो निहारिका मेघ परिकल्पना का सिद्धांत ये दिया गया था आपका वान वाइजसैकर के द्वारा। किसके द्वारा? वान वाइजसैकर के द्वारा। आगे कह रहा है महाविस्फोट सिद्धांत। तो महाविस्फोटक सिद्धांत, यह सिद्धांत दो सिद्धांतों पर आधारित है। महाविस्फोटक का सिद्धांत यह दो सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से पहला है निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा है संकुचन विमोचन का सिद्धांत। तो निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे? इनका नाम है गोल्ड और हरमैन बॉन्डी। तो निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था गोल्ड और हरमैन बॉन्डी के द्वारा। दूसरा कह रहा है संकुचन विमोचन का सिद्धांत। तो संकुचन विमोचन का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था डॉक्टर एलन सैंडेज के द्वारा। किनके द्वारा? डॉक्टर एलन सैंडेज के द्वारा। आगे कह रहा है आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो भाग हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो भाग हैं। पहला है वायुमंडल और दूसरा है अंतरिक्ष। क्या है? पहला है वायुमंडल और दूसरा है अंतरिक्ष। ये आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो भाग हैं। आगे कह रहा है ब्रह्मांड में लगभग 1 खरब आकाश गंगाएँ हैं। कितना है? ब्रह्मांड में लगभग 1 खरब आकाश गंगाएँ हैं। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 20 अरब प्रकाश वर्ष है और इसका कोई केंद्र नहीं है। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 20 अरब प्रकाश वर्ष है और इसका कोई केंद्र नहीं है। आगे कह रहा है केपलर के नियमानुसार प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। केपलर के नियमानुसार प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। अगला है केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। अगला है खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है व्हाइट होल कहते हैं। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को
जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है उसे वाइट होल कहते हैं। आगे कह रहा है आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आकाशगंगा या मंदाकिनी। आकाशगंगा या मंदाकिनी यह तारों का एक विशाल पुंज है। अंतरिक्ष में 1 लाख मिलियन आकाशगंगाएं हैं। अंतरिक्ष में 1 लाख मिलियन आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन तारे हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन तारे हैं। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल एवं गैसें भी पाई जाती है। पृथ्वी एरावत पथ नामक आकाशगंगा का एक भाग है। पृथ्वी एरावत पथ यानी कि मिल्की वे नामक आकाशगंगा का एक भाग है। बृहत मैगेलेनिक मेघ, बृहत मैगेलेनिक मेघ, लघु मैगेलेनिक मेघ, उर्सा माइनर सिस्टम, स्कल्पटर सिस्टम, ड्रेको सिस्टम आदि अन्य आकाशगंगाएं हैं। तो ये सभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी एरावत पथ नामक आकाशगंगा का एक भाग है, मतलब मिल्की वे का। और इसमें आपको दे रखा है अलग अलग, जैसे बृहत मैगेलेनिक मेघ, लघु मैगेलेनिक मेघ, उर्सा माइनर सिस्टम, स्कल्पटर सिस्टम, ड्रेको सिस्टम आदि अन्य आकाशगंगाएं हैं। तो ये सभी आकाशगंगाएं हैं। आगे कह रहा है इस विशाल ब्रह्मांड में विभिन्न द्रव्यों के एक साथ संकेंद्रण के फलस्वरूप तारों का निर्माण होता है। इस विशाल ब्रह्मांड में विभिन्न द्रव्यों के एक साथ संकेंद्रण के फलस्वरूप तारों का निर्माण होता है। इन तारों का बड़ा समूह मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करता है। इन तारों का बड़ा समूह मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करता है। आगे कह रहा है निहारिका। निहारिका यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है। निहारिका जो है एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से मिलकर बना होता है। ओरियन निहारिका एरावत पथ में स्थित है। ओरियन निहारिका एरावत पथ यानी मिल्की वे में स्थित है। आगे कह रहा है तारामंडल। तारामंडल ये तारों के समूह हैं। प्राचीन काल में इनकी विशिष्ट आकृतियों के आधार पर इनका नामकरण किया गया था। आधुनिक समय में 89 यानी 89 तारामंडलों की पहचान की गई है। इनमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। तारामंडल ये तारों का समूह है। प्राचीन काल में इनकी विशिष्ट आकृतियों के आधार पर इनका नामकरण किया गया था। आधुनिक समय में 89 तारामंडलों यानी कि 89 तारामंडलों की पहचान की गई है। इनमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। अगला पॉइंट है हमारा क्वासर्स। क्वासर्स ये वे आकाशीय पिंड हैं जो आकार में आकाशगंगा से छोटे हैं परंतु उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार के अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंडों की खोज 1962 ईस्वी में की गई। 1983 ईस्वी में एक ऐसे क्वासर की खोज की गई जिसका चमकीलापन सूर्य से 1.1 इंटू 10⁻15 गुना अधिक था। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वासर्स क्वासर्स ये वे आकाशीय पिंड हैं जो आकार में आकाशगंगा से छोटे हैं परंतु उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। क्वासर्स इस प्रकार के अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंडों की खोज 1962 ईस्वी में की गई। 1983 ईस्वी में एक ऐसे क्वासर की खोज की गई जिसका चमकीलापन सूर्य से 1.1 इंटू 10⁻15 गुना अधिक था। आगे देख लेते हैं तारे। तारे आकाशगंगा में गैस के बादल होते हैं। तारे जो है ये आकाशगंगा में गैस के बादल होते हैं एवं तारों का निर्माण इन बादलों से होता है। तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। सूर्य भी एक तारा है। अंतरिक्ष में कुछ तारे युग्म में पाए जाते हैं जिन्हें युग्म तारा कहा जाता है, इंग्लिश में बाइनरी स्टार कहा जाता है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तारे आकाशगंगा में गैस के बादल होते हैं एवं तारों का निर्माण इन बादलों से होता है। तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। सूर्य भी एक तारा है। अंतरिक्ष में कुछ तारे युग्म में पाए जाते हैं जिन्हें युग्म तारा यानी बाइनरी स्टार कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है उपग्रह। उपग्रह ये छोटे आकाशीय पिंड हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता बल्कि ये तारों से प्रकाश ग्रहण करते हैं। उपग्रह
ये छोटे आकाशीय पिंड हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनका अपना प्रकाश नहीं होता बल्कि ये तारों से प्रकाश ग्रहण करते हैं। आगे कह रहा है तारों का औसत तात्विक संगठन। तो यहाँ पे दे रखा है तारों का औसत तात्विक संगठन। तो तारा में जो जो तत्व पाए जाते हैं वो दे रखे हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ उसकी मात्रा कितनी होती है ये दे रखा है। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन, जिसकी मात्रा जो होती है ये 70% यानी 70% होती है। दूसरा है हीलियम, हीलियम का होता है 28%। आगे है कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियॉन। कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियॉन का प्रतिशत 1.5 होता है। लौह वर्ग के तत्व, इसका जो मात्रा होता है ये 0.5 होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन का मात्रा 70% होता है, हीलियम का मात्रा 28%, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियॉन का मात्रा 1.5%, लौह वर्ग के तत्व का 0.5%। आगे है क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड। तो क्षुद्र ग्रह ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित हैं। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो कि मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। इनकी संख्या लगभग 45,000 है। इनकी संख्या कितनी है? 45,000 है। ये आकार में चंद्रमा से भी काफ़ी छोटे हैं। ये आकार में चंद्रमा से भी काफ़ी छोटे हैं। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। आगे कह रहा है उल्का। उल्का में हम लोग पढ़ रहे हैं, उल्का जो है ये वास्तव में ठोस आकाशीय पदार्थ है। उल्का वास्तव में ठोस आकाशीय पदार्थ हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं एवं चमकीले प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी ये टुकड़े उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इनमें लोहा एवं निकेल जैसी भारी पदार्थों की प्रधानता होती है। उल्का ये वास्तव में ठोस आकाशीय पदार्थ है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं एवं चमकीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी ये टुकड़े उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इनमें लोहा एवं निकेल जैसी भारी पदार्थों की प्रधानता होती है। आगे है धूमकेतु, कॉमेट्स। तो धूमकेतु को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमेट्स बोलते हैं। और ये आकाशीय धूल कण, गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित आकाशीय पिंड हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के वाष्पीकरण से इसके सिर का निर्माण होता है। इसकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर होती है। टेम्पल 1, हेल-बॉप, फोब्स, हेली आदि धूमकेतु के उदाहरण हैं। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। धूमकेतु ये आकाशीय धूल कण, गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित आकाशीय पिंड हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के वाष्पीकरण से इसके सिर का निर्माण होता है। इसकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर होती है। टेम्पल 1, हेल-बॉप, फोब्स, हेली आदि धूमकेतु के उदाहरण हैं। आगे है सूर्य। सूर्य यह एक तारा है। सूर्य यह एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य का बाहरी भाग क्रोमोस्फीयर कहलाता है। केंद्रीय भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है एवं इसका तापमान 15,000 डिग्री होता है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सूर्य यह एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाहरी सतह का तापमान जो है ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य का बाहरी भाग उसको क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और जो केंद्रीय भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर का जो तापमान होता है, केंद्रीय भाग जो होता है, इसका टेम्परेचर होता है कितना? 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा चंद्रमा, मून। यह पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी से
3,84,365 किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा पर दिन का तापमान लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड एवं रात का तापमान लगभग -180 डिग्री होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग है। कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चंद्रमा या पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा पर दिन का तापमान लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड एवं रात का तापमान लगभग -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग है। मतलब पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वो अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका जो भार होगा वो कितना होगा, वो 10 kg हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना है, 1/6वां भाग है। कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। आगे कह रहा है फ्रॉनहोफर रेखाएं। फ्रॉनहोफर रेखाएं ये क्या है देख लेते हैं। सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अतिरिक्त अनेक काली रेखाएं दिखाई देती है जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। इन रेखाओं की तीव्रता एवं मोटाई से तत्व विशेष के घनत्व एवं तापमान का ज्ञान होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्रॉनहोफर रेखाएं। फ्रॉनहोफर रेखाएं सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अतिरिक्त अनेक काली रेखाएं दिखाई देती है जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। इन रेखाओं की तीव्रता एवं मोटाई से तत्व विशेष के घनत्व एवं तापमान का ज्ञान होता है। आगे है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला सूर्य से हर दिशा में प्रक्षेपित प्रोटॉन्स का बहुत अधिक उत्सर्जन, कभी कभी लगभग 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से तीव्र होकर कोरोना को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला नाम दिया गया है। सौर ज्वाला सूर्य से हर दिशा में प्रक्षेपित प्रोटॉन्स का बहुत अधिक उत्सर्जन, कभी कभी लगभग 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से तीव्र होकर कोरोना को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला नाम दिया गया है। आगे है ऑरोरा बोरियलिस। ऑरोरा बोरियलिस या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति उत्तरी ध्रुव पर लगभग 100 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कभी कभी रंगीन प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। इसका कारण सौर ज्वालाओं का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर हवा के कणों से टकराना है। ऑरोरा बोरियलिस या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति उत्तरी ध्रुव पर लगभग 100 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कभी कभी रंगीन प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। इसका कारण सौर ज्वालाओं का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर हवा के कारण से टकराना है, हवा के कणों से टकराना है। आगे है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। क्या है? ऑरोरा ऑस्ट्रालिस या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति सौर ज्वालाओं के भू वायुमंडल में प्रवेश करने पर वायु कणों से टकराव के बाद दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाला रंगीन प्रकाश। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति सौर ज्वालाओं के भूवायुमंडल में प्रवेश करने पर वायु कणों से टकराव के बाद दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाला रंगीन प्रकाश। आगे है सौर पवन। सौर परिमंडल से निरंतर निकलने वाली कम प्रभावशाली प्रोटॉन्स की तीव्र धारा, जिसकी गति लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, सौर पवन कहलाती है। सौर परिमंडल से निरंतर निकलने वाली कम प्रभावशाली प्रोटॉन्स की तीव्र धारा, जिसकी गति लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, सौर पवन कहलाती है। सूर्य की घूर्णन गति के कारण इसका आकार सर्पाकार होता है। सूर्य की घूर्णन गति के कारण इसका जो आकार है वो कैसा होता है? सर्पाकार होता है। इनके साथ चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इनको विक्षेपित कर देता है। इनके साथ चुंबकीय क्षेत्र होता है
जिसके कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इनको विक्षेपित कर देता है। आगे है, सुपरनोवा एक विस्फोटित तारे का उदाहरण है। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है तो उसे रक्त दानव तारा कहा जाता है। सुपरनोवा एक विस्फोटित तारे का उदाहरण है। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है तो उसे रक्त दानव तारा कहा जाता है। जब केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तित होने लगता है तो इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। जब केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तित होने लगता है तो इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। आगे है पल्सर। पल्सर यह एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है। पल्सर एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीमा उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण इसका नाम पल्सर है। एक पल्सर जो है एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीम उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण इसका नाम जो है पल्सर है। अगला है वेन एलन बेल्ट। वेन एलन बेल्ट या चुंबकीय मंडल, यह वह चुंबकीय मंडल जिसकी ऊंचाई धरातलीय सतह से 64,000 किलोमीटर होती है। वेन एलन बेल्ट या चुंबकीय मंडल, यह वह चुंबकीय मंडल जिसकी ऊंचाई धरातलीय सतह से 64,000 किलोमीटर होती है, वेन एलन बेल्ट कहलाती है। यह बेल्ट पृथ्वी का चुंबकीय कवच है, जिसमें सूर्य से निकले हुए प्रोटॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स फंस कर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से बंध जाते हैं। वेन एलन बेल्ट पृथ्वी का चुंबकीय कवच है, जिसमें सूर्य से निकले हुए प्रोटॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स फंसकर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से बंध जाते हैं। आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मांड के इस टॉपिक में इतने ही पॉइंट्स थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।